सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। पहला चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज उत्तक। उत्तक अभी हम शुरू करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग उत्तक को पढ़ने जा रहे हैं। उत्तक क्या होता है, इस पर हम लोग पूरे चैप्टर को, मात्र एक चैप्टर को हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, उत्तक। उत्तक क्या होता है? तो कहते हैं वे कोशिकाएं। अब उत्तक की अगर बात करोगे आप, तो देखो उत्तक क्या होता है। यह है आपका सेल यानी कोशिका। कोशिकाओं के समूह से बनता है उत्तक। उत्तक के समूह से बनता है ऑर्गेन के समूह से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। यानी कोशिका से बनता है उत्तक से बनता है अंग से बनता है अंग तंत्र। आप अगर पढ़े होंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर की मूल इकाई क्या है दोस्त मेरे? कोशिका है। हमारे शरीर की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। तो कहते हैं कोशिका से क्या, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। बहुत सारा उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है। बहुत सारा अंग मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो दोस्त मेरे, अगर हम उत्तक की बात करें, उत्तक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तक की अगर हम बात करें तो उत्तक है क्या, इस पर अगर हम चर्चा करें तो एकदम आराम से समझने की चेष्टा कीजिएगा। व्हाट इज उत्तक? जिसको आप टिश्यू कहते हैं, जिसको हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के नाम से जानते हैं उत्तक को। उत्तक क्या है? तो यह समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। पहला अगर हम बात करें, यह बहुत सारे समान प्रकार के कोशिका का समूह है। समान प्रकार के कोशिका का यह समूह है। समान प्रकार के कोशिका का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द का प्रयोग पहली बार इस शब्द जो दिया था दोस्त मेरे, ये बिचट ने दिया था। किसने दिया था यह शब्द? पहली बार किसने दिया था दोस्त मेरे? बिचट ने दिया था। इसका जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसका जो अध्ययन है इसको कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। सबको पता होगा हिस्टोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? हिस्टोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं मार्सेलो मेलपिगी को। फादर जो है, ये हिस्टोलॉजी का जो फादर है, यानी उत्तक विज्ञान का जो पिता है, जो उत्तक विज्ञान का पिता है, किसको कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं मार्सेलो मालपिघी को। मार्सेलो मालपिघी को हम लोग उत्तक विज्ञान का पिता कहते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? मायर ने दिया था। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तक शब्द का प्रयोग बिचट ने किया था, लेकिन जो हिस्टोलॉजी शब्द है, ये शब्द दिया था मायर ने। ध्यान से देखो, उत्तक समान प्रकार के कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक शब्द किसने दिया था? बिचट ने दिया था। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? मायर ने दिया था। हिस्टोलॉजी के पिता कौन है? मार्सेलो मालपिघी को इसका पिता कहा जाता है। मार्सेलो मालपिघी को इसका पिता कहा जाता है। गौर फरमाइएगा, मार्सेलो मालपिघी को इसका पिता कहा जाता है। अब चलिए, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? देखो, उत्तक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने में, कार्य करने में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताइए। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से और दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। हमने दोस्त मैंने कहा उत्तक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह। यह उत्तक शब्द विचट ने दिया था। अध्ययन इसका हिस्टोलॉजी कहलाता है। यह शब्द मायर ने दिया था। पिता इसका मार्सेलो मालपिघी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लो, बहुत सारे कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। बहुत सारे उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? अंग। बहुत सारे अंग का समूह क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता पादपों में विभाज्योत्तक। पादपों में दोस्त मेरे विभाज्योत्तक, ध्यान से देखिएगा। पादपों में विभाज्योत्तक उत्तक क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आपका, पादपों में विभाज्योत्तक उत्तक क्या है? व्हाट इज द आंसर? देखो, विभाज्योत्तक उत्तक की अगर हम बात करें, पादपों में प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें, एकदम सिंपल भाषा में अगर हम पादप उत्तक को बांटते हैं, प्लांट टिश्यू को अगर हम बांटते हैं, तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं दोस्त मेरे? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाज्योत्तक उत्तक, और एक होता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक। यह जो विभाज्योत्तक उत्तक है, इसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो अस्थायी उत्तक है, इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ध्यान से देखो, विभाज्योत्तक उत्तक और अस्थायी उत्तक, ये दो प्रकार के उत्तक होते हैं। प्लांट उत्तक, जब पादप उत्तक विभाज्योत्तक उत्तक के कारण, इसके कारण वृद्धि होती है।
इसके कारण वृद्धि होता है और इसके कारण परिवहन होता है, इसके कारण परिवहन होता है। तो दोस्त मेरे किसी भी प्लांट में दो ही चीजें होती है, या तो प्लांट में वृद्धि होगा, मोटापा बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, या नहीं तो उसमें वहन होगा, चाहे वो जल का वहन हो या खनिज लवण का वहन हो, इन सब चीजों का वहन होगा। तो दोस्त मेरे विभाजन करना जब यही उत्तक बंद कर देता है तो यही अस्थायी उत्तक हो जाता है। जब विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये विभाजन करना बंद कर दे तो ये अस्थायी उत्तक हो जाएगा। विभाज्योतक उत्तक अगर विभाजन करना बंद कर दे तो अस्थायी उत्तक हो जाएगा। आपको पता होगा किसी भी चीजों में जो वृद्धि होती है, जैसे हमारे में ही वृद्धि होता है क्योंकि हमारे में कोशिका विभाजन हो रहा है, अगर हमारे में कोशिका विभाजन ना हो तो हमारे में भी कोई वृद्धि नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस उत्तक को अगर पढ़ें थोड़ा सा डिटेल में, तो विभाज्योतक उत्तक फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं। विभाज्योतक उत्तक की अगर बात करेंगे, विभाजन, इसमें विभाजन होता है तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त मेरे? विभाज्योतक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है पार्श्व विभाज्योतक उत्तक, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। दूसरा होता है शीर्ष विभाज्योतक उत्तक, शीर्ष विभाज्य, एक होता है पार्श्व विभाज्योतक उत्तक, एक होता है शीर्ष विभाज्योतक उत्तक, जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। इसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और तीसरा जो उत्तक है शीर्ष के अलावे, अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक, अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक, इसको हम लोग अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक को इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। फिर आ जाओ अस्थायी उत्तक में। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू इज हैविंग 2 टाइप्स। परमानेंट टिश्यू की अगर बात करोगे आप, परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल, एक होता है सरल सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, दैट इज जटिल। सरल की बात करें तो सरल में 3 है, सबको पता होगा। एक होता है कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा इंग्लिश भी सेम होते हैं, इंग्लिश वर्ड है ये, एस्केलेरेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा। और तीसरा में अगर आप जाओगे तो कॉलेनकाइमा हो गया, एस्केलेरेनकाइमा हो गया, एक होता है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। और ये जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम, जटिल उत्तक 2 प्रकार का, एक जाइलम और दूसरा प्लोएम। अब ध्यान से देखना, हमने कहा सबका अलग अलग काम है, जाइलम प्लोएम सबका अलग अलग काम है। क्या काम है? ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। प्लांट टिश्यू यही इतने प्रकार के ही होते हैं। एक विभाज्योतक उत्तक, विभाज्योतक उत्तक जब विभाजन करना बंद कर देगा तो स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक 2 प्रकार का, सरल और जटिल। सरल 3 प्रकार का, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। जटिल 2 प्रकार का, जाइलम और प्लोएम। अब ध्यान से देखना, पार्श्व विभाज्योतक जो होता है, पार्श्व मतलब मोटाई को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है। अगर ये पेड़ है तो इसकी ये वाला हिस्सा मोटाई को बढ़ाता है। शीर्ष विभाज्योतक की अगर हम बात करें, ये लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई में अगर ये पेड़ है तो इधर की ओर और इधर की ओर लंबाई में वृद्धि करता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो जोड़ों की लंबाई में वृद्धि करता है। जैसे ये अगर मान लीजिए 2 गांठें हैं, 2 गांठ है, जोड़ है, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, तने की लंबाई में वृद्धि कर देगा। कॉलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा, इस सब का फिर अलग अलग काम है। आप अगर कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा की बात करोगे तो देखो, कॉलेनकाइमा, एस्केलेरेनकाइमा और ये इसका जो काम है वो अलग अलग है। जैसे कॉलेनकाइमा की अगर हम बात करें, कॉलेनकाइमा की अगर हम बात करें, ये किसके लिए जरूरी है? कॉलेनकाइमा की अगर बात करें, एस्केलेरेनकाइमा कठोरता के लिए जरूरी है। कॉलेनकाइमा का लचीलापन, लचीलापन जो होता है, लचीलापन कॉलेनकाइमा के कारण होता है। एस्केलेरेनकाइमा की अगर हम बात करें, जिसको हम दृढ़ उत्तक कहते हैं, एस्केलेरेनकाइमा की अगर हम बात करें, एस्केलेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो इसके कारण कठोरता होता है। इसके कारण क्या होता है? कॉलेनकाइमा के कारण लचीलापन, एस्केलेरेनकाइमा के कारण कठोरता होता है, और पेरेनकाइमा के कारण प्रकाश संश्लेषण। पेरेनकाइमा का काम है प्रकाश संश्लेषण, पेरेनकाइमा का काम है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। यहां अगर जाइलम की बात करें, ये जल और खनिज लवण का वहन करता है। प्लोएम जो होता है वो पोषक तत्वों का वहन करता है, पोषक तत्वों का वहन करता है। अब देख लो बढ़िया से, A to Z हम बता दिए। देखो, पादप उत्तक, इतने में उत्तक खत्म है। पादप उत्तक 2 प्रकार का, विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्योतक उत्तक जिसमें विभाजन होता है, जिसके कारण वृद्धि होती है। देखो वृद्धि कहां कहां हो रही है? मोटाई में वृद्धि होगा पार्श्व विभाज्योतक के कारण, शीर्ष विभाज्योतक के कारण लंबाई में ऊपर नीचे दोनों में, जड़ तक में, छिप में भी, ऊपर में भी। और अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक 2 जोड़ों के बीच में वृद्धि होगा। फिर अस्थायी उत्तक 2 प्रकार का, सरल और जटिल। सरल की अगर हम बात करें, कॉलेनकाइमा लचीलापन के लिए, एस्केलेरेनकाइमा कठोरता के लिए, पेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण के लिए। कॉलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो यह स्थूल उत्तक कहलाता है, एस्केलेरेनकाइमा दृढ़ उत्तक कहलाता है। इधर आ जाओगे, पेरेनकाइमा इसको मृदु उत्तक के नाम से जानते हैं। जाइलम और प्लोएम की अगर बात करोगे, जाइलम जल का, प्लोएम पोषक तत्व का। इसको हम लोग संवहन बंडल भी कहते हैं।
ये जाइलम और प्लोएम को हम लोग संवहन बंडल भी कहते हैं, संवहन बंडल भी कहते हैं। अब चलो क्वेश्चंस की दुनिया में, यही प्लांट टिश्यू है। पादपों में विभाज्योतक उत्तक, विभाज्योतक हम बोले पादप उत्तक दो प्रकार का। पादप उत्तक कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, एक होता है विभाज्योतक उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। तो विभाज्योतक उत्तक जो होता है विभाजन करता है, इसी के कारण वृद्धि होता है। और जब विभाज्योतक उत्तक विभाजन करना बंद कर देता है तो कौन उत्तक बन जाता है? अस्थायी उत्तक बन जाता है, जो अभी हम आपको बताए थे। उत्तक कितने प्रकार का बताए थे? दो प्रकार का, विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। अब ध्यान से देखना, तो बताओ क्या कह रहा है? विभाज्योतक उत्तक का क्या काम है? स्थानीकृत अस्थायी होता है? नहीं, एकदम नहीं होता, सीमित होता है। कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते। स्थानीकृत और विभाजनकारी कोशिकाओं से बने होते हैं। अस्थायी नहीं है, स्थानीकृत होते हैं और विभाजनकारी कोशिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि नामे है विभाज्योतक उत्तक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है तने की परिधि, अब अभी तुरंत बताए थे हम, तने की परिधि में अभी तुरंत बताए थे। देखो विभाज्योतक उत्तक तीन प्रकार का, पार्श्व, शीर्ष, अंतर्वेश्य। पार्श्व मोटाई के लिए, शीर्ष उत्तक एपिकल मेरिस्टेम लंबाई में वृद्धि के लिए, और जोड़ों में नोड्स में वृद्धि के लिए अंतर्वेश्य विभाज्योतक उत्तक। अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तने की परिधि की अगर हम बात करें तो देखो ये हम बताए थे विभाज्योतक उत्तक तीन प्रकार का। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तक ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभाज्योतक उत्तक ये पौधों की मोटाई में वृद्धि करता है। और अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक ये दोनों नोड्स के बीच की दूरी को बढ़ा देता है। तब हमको ये बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। ये तना जो है, तने की लंबाई नहीं कह रहा है, तने की क्या कर रहा है? परिधि किसके कारण बढ़ती है? तो जल्दी से बता दो। ये अगर पौधा है, ये ऊपर की ओर जो बढ़ेगा ये हो जाएगा शीर्ष विभाज्योतक। ये जो इधर परिधि बढ़ाएगा ये हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक। और ये जो डंठल निकलेगा, इसके दो गांठों के बीच की जो दूरी बढ़ेगी ये हो जाएगा अंतर्वेशीय विभाज्योतक उत्तक। देख लो सब तुम्हारे सामने है, सब तुम्हारे सामने है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? पार्श्व विभाज्योतक उत्तक इज द राइट आंसर। अगला देखो, हमें एक बार फिर से कह देते हैं दोस्त मेरे, एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। हमने कहा कि भैया पादप उत्तक दो प्रकार का, एक विभाज्योतक उत्तक, एक अस्थायी उत्तक। विभाज्योतक उत्तक में विभाजन होता है, जब विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तो अस्थायी उत्तक बनता है। सिर्फ विभाज्योतक उत्तक में लंबाई में वृद्धि होता है, ये लंबाई में वृद्धि होता है, ये मोटाई में वृद्धि होता है, मोटाई में वृद्धि होता है, और ये नोड के बीच की दूरी में वृद्धि करता है, इधर और इधर। फिर आओगे इधर मृदु उत्तक, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। स्थूल कोण उत्तक यानी कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा लचीलेपन के लिए जिम्मेवार है। दृढ़ उत्तक जो है कठोरता के लिए जिम्मेवार है। जितना नट्स वगैरह है या नारियल वगैरह का पेड़, नारियल का छिलका है, वो सब इसी का बना होता है, कठोरता। प्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन, जाइलम जल का वहन, दोनों को मिलाकर संवहनी बंडल कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अस्थायी उत्तक, ध्यान से देखना, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? अभी तुरंत बताए थे। देखो ये कौन सा कह रहा है? अस्थायी उत्तक। जो अस्थायी उत्तक ये है, अस्थायी उत्तक का ये प्रकार है। कौन कौन? एक सरल और दूसरा जटिल। कहता कौन कठोर बनाता है? अभी तुरंत बताए थे हम, दृढ़ उत्तक जो है स्क्लेरेन्काइमा, ये कठोर बनाता है। ये कॉलेनकाइमा लचीला बनाता है, लचीला बनाता है। और पेरेन्काइमा जो होता है, पेरेन्काइमा ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। ध्यान से देखो, ये कठोर बनाता है, ये लचीला बनाता है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। तो अब तुमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देख लो, तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? बताओ कौन सा अस्थायी उत्तक। देख लो, हम यहां भी बताए अस्थायी उत्तक ही दो प्रकार का होता है, एगो सरल, अस्थायी उत्तक दो प्रकार का, सरल और जटिल। सरल में कौन मजबूत बनाता है, कठोर कौन बनाता है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ उत्तक। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा इज द राइट आंसर। अगला 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 बता दो, अगले का आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अगला क्या कहता है? देखो, निम्नलिखित में से अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। बताओ कौन है ऐसा जिसके अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है? व्हाट इज द आंसर? अभी तुरंत बताए थे, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, इसको दृढ़ उत्तक जो होता है स्क्लेरेन्काइमा, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा इज द राइट आंसर। स्क्लेरेन्काइमा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कौन निम्न से कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? देख लो, सरल अस्थायी उत्तक। देखो अस्थायी उत्तक दो प्रकार का, एक सरल और एक जटिल। तो इस सरल अस्थायी, ये जो आपको दिख रहा है, ये सरल अस्थायी उत्तक तीन गो है। कौन कौन? पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा जो है ये जाइलम नहीं है, जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है।
जाइलम जो है ये जटिल अस्थायी उत्तक है, तो आंसर हो जाएगा जाइलम जो है ये जटिल अस्थायी उत्तक है। स्क्लेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा, ये हो गया पेरेन्काइमा। अगला नारियल की छाल, बताओ नारियल की छाल जो बनी होती है, नारियल की छाल जो ये बनी होती है, अभी तुरंत बताए थे, ये दृढ़ उत्तक होता है, दृढ़ उत्तक होता है, दृढ़ उत्तक होता है। दृढ़ उत्तक मतलब स्क्लेरेन्काइमा होता है। कोलेनकाइमा लचीलेपन के लिए होता है, स्क्लेरेन्काइमा कठोरता के लिए होता है। अब पेरेन्काइमा सबको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। अगला 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 कहता है प्लोएम को पौधे में संवहनी उत्तक होता है जो डैश का परिवहन करता है। प्लोएम पौधों में संवहनी उत्तक होता है जो किसका परिवहन करता है? जाइलम का संवहनी उत्तक होता है जो किसका परिवहन करता है? एक ही भी किसी प्लोएम की बात कर रहा है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, सबको पता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम की बात करें तो ये खनिज और जल दोनों का वहन करता है। खनिज एंड जल दोनों का वहन करता है। कौन? जाइलम। जाइलम क्या करता है दोस्त मेरे? खनिज और जल दोनों का वहन करता है। परिवहन की जो दिशा होती है एक दिशीय होती है, मतलब एक ही दिशा में परिवहन होता है, एक दिशीय परिवहन होता है, एक ही दिशा में परिवहन होता है। और जाइलम के निर्माण में 4 कोशिकाएं भाग लेती है। कौन कौन? वाहनिका, वाहिकाएं और जाइलम तंतु, जाइलम पेरेन्काइमा, ये 4 चीजें इसमें भाग लेती है। कौन कौन? बढ़िया से सुन लो, जिसको ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, ये 4 चीजें इसमें भाग लेती है। वही अगर प्लोएम में आप चल जाइएगा तो सीव ट्यूब है, उसमें संचर कोशिकाएं हैं, प्लोएम पेरेन्काइमा है, प्लोएम रेसा है, प्लोएम फाइबर है जो मृत होता है। क्वेश्चन उसमें पूछता है, इसमें जाइलम फाइबर मृत होता है, उसमें प्लोएम फाइबर मृत होता है। इसमें अगर आप जाइएगा तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कौन मृत कोशिका है? जाइलम फाइबर जो है वो मृत कोशिका है। जाइलम फाइबर जो है वो मृत कोशिका होता है। इसमें वाहिका होता है, वाहिनिका होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। उसमें जाइएगा सीव ट्यूब होता है। सीव ट्यूब प्लोएम का एकमात्र घटक है। प्लोएम में एक होता है सीव ट्यूब जिसमें केंद्रक नहीं होता है। सीव ट्यूब, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। पूछता है इसमें क्या नहीं होता है दोस्त मेरे? केंद्रक नहीं होता। किसमें? सीव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद का नाम सुने हो? रेजिन और गोंद जैसे उत्सर्जी पदार्थ संग्रहित होते हैं। रेजिन और गोंद जो है वो संग्रहित होता है। पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद संग्रहित होते हैं। रेजिन और गोंद जो है पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। कौन? रेजिन और गोंद। कहां? पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। कौन? रेजिन और गोंद। खनिज और जल दोनों का वहन करता है, एक दिशीय करता है, जाइलम फाइबर होता है इसमें। और इधर आ जाइएगा अगला में, अगला देखिए क्या कहता है, निम्न से कौन एक पशु उत्तक नहीं है? बताइए कौन पशु उत्तक नहीं है? तो देख लो, पशु उत्तक नहीं है मतलब प्लांट उत्तक है। पशु उत्तक नहीं है इसका मतलब पादप उत्तक है। पादप उत्तक तो यही है, एक विभाज्य उत्तक, एक अस्थायी उत्तक, विभाज्य उत्तक 3 प्रकार का, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरसेल्युलरी मेरिस्टेम। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार, एक सरल और एक जटिल। सरल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल में प्लोएम और जाइलम। अब क्वेश्चन कर पशु उत्तक कौन नहीं है? बताओ। दृढ़ उत्तक तो है, तंत्रिका उत्तक जो है पशु उत्तक नहीं है। अच्छा, पशु उत्तक नहीं है मतलब पादप उत्तक है, तो पादप उत्तक बताओ कौन है? दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा। दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये नहीं है आंसर। आगे बढ़े। जंतु उत्तक 4 प्रकार के हैं। अगर आप जंतु उत्तक की बात करोगे दोस्त मेरे, तो जंतु उत्तक 4 प्रकार के हैं। जंतु उत्तक की अगर बात करोगे, जंतु उत्तक मुख्यतः अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप में बांटा गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक है इपिथीलियम, एक है संयोजी उत्तक, और दूसरा है पेशी उत्तक, और तीसरा है तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक जिसको आप इपिथीलियम टिश्यू कहते हैं, संयोजी उत्तक जिसको आप कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं, हिंदी इंग्लिश हम दोनों बोल रहे हैं, कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। उसके बाद पेशी उत्तक जिसको आप मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और एक तंत्रिका उत्तक जिसको आप नर्व सेल के नाम से जानते हैं। ये 4 प्रकार के उत्तक हैं मनुष्य में। उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक तो देले है, एगो संयोजी उत्तक खाली नहीं देल है। चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगला रक्त और हड्डियां उदाहरण है। देखो ये हमारा कुल मिला के एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू की अगर आप बात करोगे, एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का, एगो एपिथीलियम, दूसरा कनेक्टिंग, तीसरा मस्कुलर और चौथा नर्व्स।
अब ध्यान से देखिएगा, इपिथेलियम का भी अलग अलग प्रकार है, स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, सिलिएटेड है और स्ट्रेटेड स्क्वेमस है। उसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू 1 2 3 4 प्रकार का, एक है एरियोलर जिसमें टेंडन और लिगामेंट आता है, जो टेंडन लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, टेंडन हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। एडिपोज टिश्यू की बात करोगे, इसका संबंध वसा से है, वसा के कारण हमारे शरीर में गर्मी रहता है। स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज है, आंख कान नाक में आंख नाक और गर्दन में कार्टिलेज पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं लचीली हड्डी। उसके बाद फ्लूइड में आता है ब्लड और लिम्फ, ब्लड को तरल संयोजी उत्तक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सब संयोजी उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। इपिथेलियम बोले तो उपकला उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू बोले तो संयोजी उत्तक, ये जंतु का उत्तक है। मस्कुलर टिश्यू बोले तो पेशिया उत्तक, इसमें भी अलग अलग 3 है। नर्व्स टिश्यू बोले तो तंत्रिका उत्तक तंत्रिका उत्तक, पानी दो। अब देखो, अगर हम चलते हैं रक्त और हड्डी कैसा है, देखो अभी तुरंत दिखाए हम आपको, रक्त और हड्डी जो है ये कैसा उत्तक है, बढ़िया से देखो। यहां हो गया ये रक्त ब्लड, और ये हो गया हड्डी। आई दोनों देखिए कौन सा उत्तक है, ये कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, संयोजी उत्तक इज द राइट आंसर। अभी देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो पौधा में पाया जाता है, पौधा में पाया जाता है। विभाज्योत्तक उत्तक पौधा में पाया जाता है और वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, पौधा में पाया जाता है, वृद्धि के लिए जिम्मेवार। इपिथेलियम टिश्यू की अगर हम बात करें, इपिथेलियम टिश्यू उपकला उत्तक वैसे अंगों में पाया जाता है जिसको बाहर से खतरा हो, वैसे अंगों में पाया जाता है जिसको बाहर से खतरा हो। तंत्रिका उत्तक सबको पता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर अगर हम जाने, हमने कहा 4 प्रकार के उत्तक होते हैं जंतु में, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, उसके बाद ये क्या बोलते हैं उसको, संयोजी उत्तक हो गया, उपकला उत्तक हो गया, तंत्रिका उत्तक हो गया, पेशिया उत्तक हो गया, ये 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अगला 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 क्वेश्चन कहता है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक जो बना होता है, देखो ये त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ये उत्तक होता है, इसको वसा उत्तक कहते हैं, वसा उत्तक कहते हैं, त्वचा के नीचे पाया जाता है। इपिथेलियम वही उपकला उत्तक होता है, वैसे अंगों को सुरक्षा देता है, जो क्या करता है, वैसे अंगों को सुरक्षा देता है जिसको बाहर से खतरा हो, जैसे हर्ट वगैरह, उसको बाहर से खतरा होता है, उसमें ये होता है। तंत्रिका उत्तक सबको पता है। वसा जो होता है त्वचा एडिपोज टिश्यू से संबंधित है। वसा संग्रहित करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। वसा को जो संग्रहित करते हैं उसे वसामय उत्तक कहते हैं, एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। अगला 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 पेशिया उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन कहता है पेशिया उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। देखो पेशिया उत्तक की अगर हम बात करें, पेशिया उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन है आपका 3 प्रकार के होते हैं। पेशिया उत्तक की अगर बात करोगे तो 3 प्रकार के पेशिया उत्तक होते हैं। देखो कौन कौन, एक होता है पेशिया उत्तक 3 प्रकार का, एक कार्डियक मस्कुलर सेल, एक होता है स्केलेटल मस्कुलर सेल, एक होता है स्मूथ मस्कुलर सेल। मतलब 3 प्रकार का ये पेशिया उत्तक होता है। कौन कौन, एक हृदय में, एक स्केलेटल में और एक स्मूथ में। ये जैसे देखो कहां कहां, ये तुम्हारा अमाशय है, यहां पर जो होगा वो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होगा, यहां पर जो होगा वो स्केलेटल होगा जो हड्डी से जुड़ा हुआ होगा, और यहां पर जो आप देख रहे हो हृदय में, ये कार्डियक हो गया। तो पेशिया उत्तक कितने प्रकार का, 3 प्रकार। पेशिया उत्तक शरीर का 50% भाग है, 50% भाग जो है शरीर का वो पेशिया उत्तक है। कितना परसेंट, 50%। शरीर की गति के लिए जिम्मेवार है, गति के लिए यही जिम्मेवार है। तंत्रिका उत्तक भी जिम्मेवार है, लेकिन गति के लिए जिम्मेवार, गति के लिए 3 उत्तक जिम्मेवार है, पेशिया उत्तक, तंत्रिका उत्तक, क्योंकि बिना तंत्रिका तंत्र के आप चल नहीं पाओगे। कहेगा शराब पीने से क्या इफेक्टेड होता है, तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी पेशी होता है कुल्हे के क्षेत्र में ग्लूरियस टिश्यू, कुल पेशियों की संख्या 639 है। अब पेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। पेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। कुल पेशियों की संख्या कितनी है दोस्त मेरे, 639, 639। कुल पेशियों की संख्या कितनी है, 639। सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियम, जांग में होती है। सबसे लंबी पेशी की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी पेशी कौन होती है, सार्टोरियम। सबसे लंबी पेशी होती है सार्टोरियम। सार्टोरियम जो कहां पाई जाती है दोस्त मेरे, जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी पेशी होती है स्टेपेज। सबसे छोटी पेशी होती है स्टेपेज। सबसे छोटी पेशी कौन होती है दोस्त मेरे, स्टेपेज होती है। सबसे छोटी पेशी कौन, स्टेपेज। लिखे अब पेशी में कहेगा वर्णक कौन सा होता है, मायोग्लोबिन। पेशी में जो वर्णक होता है वो होता है मायोग्लोबिन। पेशी में जो वर्णक होता है वो होता है मायोग्लोबिन। पेशी का वर्णक का नाम क्या है दोस्त मेरे, मायोग्लोबिन।
कंकाल पेशी जो होता है, कंकाल पेशी जो होता है वो ऐच्छिक होता है, चिकनी पेशी जो होता है वो अनैच्छिक होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं दोस्त मेरे, इसको अगर हम लोग हटाते हैं, ध्यान से देखना। अगर कंकाल पेशी की बात करोगे, कंकाल तो हमारा हड्डी हो गया, कंकाल पेशी जो होता है, कंकाल पेशी जो होता है, कंकाल पेशी का नाम सुने, उसको रेखित पेशी कहते हैं, इसको रेखित पेशी कहते हैं। और ये ऐच्छिक होता है, हमारी इच्छा से चलता है। और कंकाल पेशी के बाद चिकनी पेशी होता है, चिकनी पेशी जो हृदय वगैरह में रहता है, चिकनी पेशियां मतलब पेट वगैरह में रहता है, इसको और रेखित पेशी कहते हैं, और रेखित पेशी कहते हैं। और ये अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है, ये अनैच्छिक होता है, ये अनैच्छिक होता है। देख लो, कंकाल पेशी या रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी कहते हैं, चिकनी पेशी या और रेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये हमारी इच्छा से नहीं होता, ये हमारी इच्छा से होता है। लिख लिए? अब देखो क्या क्या हमने कहा। पेशीय उत्तक की अगर बात करें, सबसे छोटी पेशी स्टेपिस होती है, सबसे लंबी पेशी स्टोरियम होती है। स्टोरियम का नाम सुने होंगे, ये सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है। और अगर हम कंकाल पेशी या रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी कहते हैं, चिकनी पेशी और रेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये हमारी इच्छा से नहीं चलता है, ये हमारी इच्छा से चलता है। हड्डी युक्त अंग जहां जहां भी है वो हमारी इच्छा से चलता है, हड्डी नहीं है लगभग वो अंग हमारी इच्छा से नहीं चलता है। जिसमें हड्डी नहीं है वो अंग हमारी इच्छा से नहीं चलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वेल में, वेल की जो ब्लबर होती है, ब्लबर सुने हो, चमड़े के नीचे मोटी चर्बी की परत होती है, या ऊंट का कुबर, इस समय भी वसा उत्तक की बनी होती है। वेल का जो ब्लबर होता है वो सभी वसा उत्तक का बना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, बायोलॉजी है, अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा तो एकदम ना समझ में आएगा, दिक्कत होगा। 14 नंबर पर, हमारे शरीर की गति के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? बताओ कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? मांसपेशीय उत्तक हमारे शरीर के लिए जिम्मेवार है, मांसपेशियों से हम लोग चल पाते हैं। और अगर कहेगा शराब वगैरह पी लिए तब कौन सा उत्तक जिम्मेवार है? शराब अगर पी लिए तो कौन सा उत्तक जिम्मेवार है? जल्दी बताओ। शराब पी लिए तंत्रिका उत्तक जिम्मेवार। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। वैसे अंग जिसको बाहर से खतरा हो उसमें कौन सा होता है? एपिथेलियम टिश्यू होता है, उपकला उत्तक पाया जाता है। तंत्रिका उत्तक से हमें संवेदना होती है। तंत्रिका उत्तक दो प्रकार की कोशिकाएं, अर्थात तंत्रिका कोशिका और न्यूरोग्लिया कोशिका से बना होता है, अगर तंत्रिका उत्तक की बात करोगे तो। अगला, शराब पीने से कौन सा उत्तक प्रभावित होता है? तंत्रिका उत्तक प्रभावित होता है। बताओ, कहते हैं निम्नलिखित में से कोशिका में डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ये देखो एक्सॉन है और ये जो देख रहे हो आप डेंड्राइट्स है, ये तंत्रिका कोशिका है। तो कहां पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका डब्ल्यूबीसी एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड का आप ये जो स्पाइनल कोड है, ये जो स्पाइनल कोड है, कहता है स्पाइनल कोड किस उत्तक की बनी होती है? स्पाइनल कोड की अगर हम बात करें, ये संयोजी उत्तक की बनी होती है। स्पाइनल कोड की अगर हम बात करें, ये संयोजी उत्तक की बनी होती है। अगला देख लो, ये संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के? 4। एरियोलर टिश्यू जिसमें टेंडन होता है। टेंडन क्या करता है? सबको पता है। टेंडन हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, हड्डी टू मांसपेशी को जोड़ता है। और लिगामेंट क्या करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। कौन? लिगामेंट। टेंडन हड्डी टू मांसपेशी जोड़ता है और लिगामेंट हड्डी टू हड्डी को जोड़ता है। ये देखो, ऐसा नहीं है दोस्त मेरे कि 2 दिन हम बायोलॉजी पढ़ा देंगे और आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। ये बात आप जान लीजिए। हम जो चैप्टर आपको पढ़ा दे रहे हैं उससे मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। आपको सारा का सारा पढ़ के जाना होगा, आपको सारा का सारा पढ़ के जाना होगा दोस्त मेरे। आप इतने दिन से, आज साल भर 1.5 साल तो हो गया फॉर्म निकले हुए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो गलत किए हैं, और गलत किए हैं तो उसकी सजा के लिए भी आप तैयार रहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो गलत किए हैं, उसकी सजा के लिए भी आप तैयार रहिए। और लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा नहीं किए होंगे। एकदम दोस्त मेरे पढ़ के ही जो जाएगा उसी का काम होना है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ऐसा थोड़े कि 2 दिन हम आपको पढ़ा देंगे और आपका काम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होना है। कहता है इपिथेलियम उत्तक। इपिथेलियम उत्तक बताओ क्या होता है? इपिथेलियम उत्तक का एक कार्य है। इपिथेलियम उत्तक का कार्य बताओ जल्दी से क्या होता है? व्हाट इज द आंसर? कहते हैं अनैच्छिक गतियों के लिए जिम्मेदार होता है। इपिथेलियम उत्तक हम बोले वैसे अंगों की सुरक्षा करता है जिसको बाहर से खतरा है, वहां इपिथेलियम उत्तक का उपयोग किया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। D4 डॉग इज द राइट आंसर। अगला, जीवों की मूल इकाई कौन सी है? बताओ, जीवों की मूल इकाई जो है क्या है? देखो, जीव जो है वो कोशिका से बनता है, उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र, अंगतंत्र से बनता है शरीर। तो मूल इकाई क्या है? कोशिका है।
मूल इकाई की अगर बात करोगे तो मूल इकाई क्या है दोस्त मेरे? कोशिका है। और कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक बनता है। अस्थि किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अस्थि किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब दोस्त ध्यान से समझना, अगर हम कोशिका के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? कोशिका के बारे में बात करें। कोशिका क्या है? सेल की अगर हम बात करें तो कोशिका के बारे में अगर बात करें तो जीवित कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? बताओ। जीवित कोशिका की खोज जो है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका का, जीवित ने, मृत कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका का खोज जो है वो किया था ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका का खोज जीवाणु में। मृत कोशिका जो है कॉर्क कैम्बियम में खोजा गया था। इसका जो अध्ययन होता है इसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है कोशिका, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। संसार का अगर हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा की बात करें, संसार का सबसे अगर बड़ा की बात करें और छोटा की बात करें तो संसार का सबसे बड़ा कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। संसार का सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कौन होता है दोस्त मेरे? संसार का सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की अगर हम बात करें, मानव में सबसे बड़ा, तब मानव शरीर की अगर हम बात करें, मानव शरीर में बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? मानव शरीर में अगर सबसे बड़ा तो अंडाणु, सबसे छोटा मस्तिष्क का, सेरेबेलम का जो ग्रैंथुल होता है वो होता है, सबसे लंबा होता है न्यूरॉन। सबसे लंबा कौन होता है? न्यूरॉन। सबसे बड़ा में आते हैं तो अंडाणु होता है। सबसे छोटा मस्तिष्क का सेरेबेलम में ग्रैंथुल होता है वो, और सबसे लंबा में होता है न्यूरॉन। अमीबा और डब्ल्यूबीसी का नाम सुने हो? अमीबा और डब्ल्यूबीसी, अमीबा और डब्ल्यूबीसी अनिश्चित आकार के होते हैं। अनिश्चित आकार के होते हैं। अमीबा और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कैसा आकार का होता है दोस्तों? अनिश्चित आकार का होता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। कोशिका सिद्धांत नहीं मानता। कुछ ऐसे जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत नहीं मानता, जिसमें कौन कौन है? वायरस का नाम सुने हो? वायरस कोशिका सिद्धांत है क्या? स्लाइडन स्वान ने दिया था। क्या है कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और अलग अलग कोशिकाओं का काम अलग अलग है और सब मिलकर काम को करते हैं। तो कौन कौन कहेगा नहीं मानता है? वायरस नहीं मानता है मेनली, वायरॉइड भी नहीं मानता है, कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन स्वान ने दिया था। फिर कहता है आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। रसोई घर किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। आत्महत्या की थैली जो है, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। सबको खूब पूछता है, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। रसोई घर की अगर हम बात करें, रसोई घर किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर के नाम से जानते हैं। अब देख लो बढ़िया से, हमने जो जो लिखा है, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक 1665, कॉर्क कैम्बियम पे, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, जीवाणु पे अध्ययन साइटोलॉजी, संसार की सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटा माइकोप्लाज्मा। इधर आओगे मानव शरीर में अगर हम सबसे लंबा कहेंगे न्यूरॉन। अमीबा और डब्ल्यूबीसी अनिश्चित आकार का। कोशिका सिद्धांत नहीं मानता, वायरस, वायरॉइड, फ्रियन ये सब नहीं मानता। आत्महत्या, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। रसोई घर क्लोरोप्लास्ट। यहां कहता है जीवन की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? देखो, एक कोशिका के भीतर दो प्रकार का द्रव है, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोले तो केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म बोले तो केंद्रक द्रव्य, और प्रोटोप्लाज्म बोले तो जीव द्रव्य। ध्यान से देखो, कहते हैं कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें, कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया केंद्रक द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म हो गया जीव द्रव्य। बढ़िया देख लो, क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी। कोशिका के भीतर, ये जो कोशिका के भीतर पाया जाता है इसको हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर कहेगा कोशिका और केंद्रक, ये कोशिका के भीतर जो होगा वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक के भीतर जो होगा केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिला के होता है जीव द्रव्य, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और अगर आप जानते हैं केंद्रक द्रव्य, दोनों मिला, कोशिका झिल्ली का नाम सुने हैं?
ये इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य होता है, अगर आप पढ़े होंगे कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है और पादप एंड जंतु दोनों में होता है। और इसी के ऊपर, अगर पादप है तो इसके ऊपर पाया जाता है कोशिका भित्ति। यह हो गया कोशिका भित्ति, जो केवल पादप में पाया जाता है। केवल पादप में पाया जाता है। बढ़िया से देख लो, कोशिका झिल्ली जो होता है वो सेमी परमिएबल है, अर्धपारगम्य है, पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है। इसके ऊपर पाया जाता है कोशिका भित्ति, जो केवल पादप में होता है। इसके अंदर जो द्रव्य है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो नाभिक के अंदर द्रव्य है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। ये पूरे के अंदर दोनों मिला के जो है उसको कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। क्वेश्चन पूछेगा कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है सेलुलोज को पचाने के लिए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा।